आगे आने वाली शख्सियत का वर्णन आपके सामने आपको रूबरू इन 4 लाइनों के माध्यम से करवाना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। राजस्थान कैडर के 2020 बैच के IAS श्री निवृत्ति सोमनाथ जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चौथे प्रयास में IRS और 5वें प्रयास में IAS के रूप में सिलेक्ट हुए। बाड़मेर के अधिकतर युवा उनसे चिर परिचित है, क्योंकि युवा वर्ग को गाइड करना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, उनको सही दिशा दिखाना, ये सर का काम रहा है और निरंतर इसी पहल में जुड़े हुए हैं कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले। और मेरा सर के साथ एक ये कनेक्शन है कि सर भी SDM राम सर थे और मैंने चार्ज इन्हीं से लिया था SDM राम सर जब मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। इसने जो 4 लाइन बोली वो मुझे समझ में तो नहीं आई है। मुझे लगा किसका वर्णन नहीं है, इतना तो कोई खतरनाक वर्णन तो हो नहीं सकता मेरा। तो इतनी संख्या में लोग हैं, बढ़िया है। एक नेता बनने के लिए अच्छा माहौल है। मुझे भी नहीं अच्छा है, क्योंकि ये जो संकल्पना मुझे लगता है प्रेम सर से मैं यहाँ आता रहता। जब प्रोबेशन में 1 साल में बाड़मेर रह चुका हूँ, तो बाड़मेर की जो मेजर समस्या हमने देखी कि यहाँ से जयपुर जाना बहुत मुश्किल है। मैं जयपुर से मैंने देखा है रात में मुश्किल कितना है। तो ये अपने घर के पास ही सेंटर है। आपका पंचवार्षिक जो योजना चलेगी आपकी RS देने की, 2 साल 3 साल लगेंगे, तो 3 साल वैसे भी जयपुर में जाके सब लोग उतना अपने पास पैसा नहीं है कि हम टिक पाए जयपुर में। तो बहुत अच्छा है, आपके घर में ही आपको सब कुछ मिलेगा। और इनको काफ़ी मैंने एक आइडिया दी थी कि इस बार आप RS का करो, 2-3 साल के बाद मैं खुद IAS के लिए आपको मदद करूंगा कि आपको IAS का सेंटर भी यही बनाना है। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है? आजकल एक तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। भाई गडरा वाले को कभी नहीं लगना चाहिए कि दिल्ली का बच्चा ही IAS बन रहा है, नहीं लगना चाहिए ऐसा। सुंदरा वाला लड़का नहीं हो सकता IAS, हो सकता है। अरुणाचल के बच्चे भी आजकल IAS होते हैं, बस हमारे तक वो न्यूज़ आई नहीं है, बट काफ़ी पॉसिबल है। तो बाड़मेर में कोई भी सेंटर बनेगा तो आसपास के 4-5 जिले, जो अभी बहुत जिले यहाँ वैसे भी, तो 8-10 जिलों को फ़ायदा तो होगा ही होगा कि नहीं? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बाड़मेर उतना महंगा नहीं। आपको प्रैक्टिकली सोचो कितना पैसा। मैंने बाड़मेर को सब कुछ देखा, मैं सभी आपके सब डिवीज़न सब कुछ देख चुका हूँ, मैं बॉर्डर से लेके वहाँ तक, राइट। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी आइडिया है। और रवि काफ़ी यंग और एक इंस्पिरेशनल, और आप लोगों को कई लोकल चीज़ों में सब कुछ मदद होगी। और प्रिपरेशन में सबसे अच्छा, मैंने उनको पहला ही क्वेश्चन पूछा, आप किसको ला रहे, पढ़ाएंगे कौन? तो इन्होंने काफ़ी अच्छे जयपुर से यहाँ वहाँ से सभी अच्छी फैकल्टी जो आपको पढ़ाएगी। अब ऐसे इसमें तो कोई मैं क्लास का कोई प्रमोशन नहीं करूँगा, बट एज ए एस्पिरेंट, जैसे मैंने भी 5-6 UPSC का अटैम्प्ट दिए, तो स्टेट सर्विस भी दी है मैंने। स्टेट सर्विस में ज़्यादा रुका नहीं, मैं 1 साल ही सर्विस की मैंने। बट पूरे प्रिपरेशन में जो हमें लगता है गांव के बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज आप हो मैं हूँ, इंग्लिश किसी को नहीं आती। अब इंग्लिश में इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, न्यूनगंड हम लोग मराठी में बोलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा रहेगी। मैं जैसे आप लोग यहाँ इंग्लिश में, हम लोग भी वही UPSC में इंग्लिश में इंटरव्यू देना, वहाँ आदमी डर ही जाता है। ढोलपुर हाउस जहाँ पे UPSC का इंटरव्यू होता है, जो राजस्थान का ही हाउस है समझ लो आप, वहाँ पे आदमी डर ही जाता है। कितना भी आदमी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी कुछ आती हो, तो ये होगा ही होगा। तो इंग्लिश नहीं आती डजंट मैटर। काफ़ी लोगों ने प्रूव कर दिया आपको कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं। बट यस, एग्ज़ाम के लिए 100 नंबर का पेपर में से बात कर रहा था कि वो बहुत मैटर करेगा। कंपटीशन है, हम वहाँ 20-30 नंबर में पीछे रहेंगे। 100 में से 5 या 10 नंबर आएंगे तो हम जयपुर या फिर सीकर वाले लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे उनसे पीछे रहेंगे ना, सिंपल बात है। तो जहाँ पीछे रहेंगे वो नहीं स्ट्रांग कर रहे, तो जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ। मैं खुद की स्टोरी कहना चाहूँगा। मैंने 5 UPSC के इंटरव्यू दिए। लोग 5 प्रीलिम नहीं देते, मैंने 5 इंटरव्यू दिए UPSC का। अच्छी बात भी नहीं और बुरी बात भी नहीं है। इसमें से एक सीखना है कि मुझे कभी इंटरव्यू में नंबर नहीं आते थे, 150, 160, 140 ऐसे आ रहे थे। तो हमें पता चला कि हम, चलो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम या कुछ भी हो जाए तो क्या कर सकते हैं आप, इंटरव्यू में नहीं आ रहे तो हम लिखने में। तो फिर जब लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ तो उसमें मैंने राइटिंग में ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, ऑप्शनल चेंज किया, काफ़ी प्रयोग किए।
तो ये आपको जानना है कि अपनी वीकनेस क्या है, आपकी कमियां क्या है। तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम बार आयोग को गाली देंगे, यार सीटी कम है इस बार तो एसडीएम भर ही नहीं रहे। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर को आप दोष दोगे तो आप इधर ही रहोगे। देखो तुम नहीं तो कोई और होने वाला है, कोई और नहीं तो कोई और ही सही। समझ रहे हो ना? ये बात होगी कि मैं आईएएस नहीं तो और कोई आईएएस हो ही जाता है यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं। ये आईएएस नहीं तो कोई, तो इसलिए आपको ये पूरे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बैटल है। चार्ल्स डार्विन, आप तो नाम तो सुना ही होगा बायोलॉजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट आदमी है, फिट नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली, पढ़ाई में अच्छा है, पूरा अच्छा होने की जरूरत नहीं है। पूरी सभी जो आईएएस एग्जाम है या फिर आरएएस का एग्जाम है, ये मीडियोकर लोगों की एग्जाम है, ये इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत ही नहीं इसमें। आप काम क्या करते हो गाँव में? लोगों के नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके लिए कौन सा आपको आईआईटी आईआईएम से हर बार पास होना? बहुत नॉर्मल। आप बाड़मेर में पढ़े हो, आप वहाँ सेडवा में कहीं और पढ़े, सोनाडी में पढ़ के भी आप आईएएस बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस होना क्या चाहिए, यहाँ हमारे पास हो गया मोटिवेशन ही कभी यहाँ पे। और मुझे दुर्भाग्य की ये बात लगती है, हमारे जैसे इलाके जैसलमेर बाड़मेर में जीना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैंने एक साल में यही, यहाँ जिंदा हो तो तुम, इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ जिंदा हो इतने मुश्किलों के बाद, तो आप कौन सी आईएएस बीएस एग्जाम, आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप सोच से इतने स्ट्रांग हो, यह हंसने की बात नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, एक साल रहने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि बाड़मेर में ना, वैसा नहीं कि अब काफ़ी सुविधा है, सरकारी योजनाएं, वो काम तो हम कर ही रहे, बट फिर भी बचपन से ये अपने वाला पहले जनरेशन, आपका जनरेशन 15-20 साल इतने दिक्कत देखी, तो प्रिपरेशन इतना टफ है क्या? कोई भी पॉलिटी का बुक पढ़ना या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक पढ़ना टफ है? टफ है क्या? गडरा के उस बॉर्डर में जीना है या उधर सेडवा जाओ, टफ तो है ना लाइफ। सच में देखा जाए तो बहुत है, आप दुनिया से बहुत दूर हो। भाई बाकासर में पता ही नहीं लोगों को क्या चल रहा है जीवन में, समझ लो। आप वहां पढ़ के आप फागलिया जैसे जगह पे पढ़ के आप आते, बाड़मेर भी आना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, मैंने सब देखा है। उसके बाद आप यहाँ पढ़ते हो तो बहुत, इससे ज्यादा मोटिवेशन मैं कोई नहीं दे सकता। हमारे जैसे कितने भी आईएएस सर टॉपर आए, कुछ भी नहीं हो सकता। आप जिंदा हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन, इसको मान के चलो। और उसके बाद इसका कहना है, अब इसमें निगेटिव वे में नहीं, इतने परेशानी के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद आप यहाँ आते हो, इतने कम से कम ग्रेजुएशन किया, इसलिए आरएएस की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़े हो ना, 15 साल तो पढ़े हो कम से कम। तो उसके बाद क्या दिक्कत है भाई? बस 1-2 साल अच्छे से पढ़ लो, और यहाँ को आपको एकदम लोकल में 1 साल 1.5 साल का जो कोर्स चलेगा सिलेबस के हिसाब से, पूरी एग्जाम चलती है। सभी लोग यहाँ पे जो सक्सेसफुल है, सक्सेस क्यों है? सप्लाई डिमांड है। मैं सक्सेस को क्या मानता हूँ? सप्लाई डिमांड। हाँ, संतुलन बनना चाहिए भाई। आरपीएससी वाले कुछ पूछ रहे, हम कुछ और करें, सक्सेसफुल हो जाएंगे क्या? नहीं। इकोनॉमिक्स की ये थ्योरी है, सप्लाई और डिमांड। भाई कभी प्याज महंगा हो जाता है या फिर अंगूर महंगे, क्यों हो जाते हैं? डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। अब आरपीएससी की, आरएएस की डिमांड क्यों है ज्यादा? सप्लाई कम है, लोग करने वाले लोग कम है, तो तुम्हारी बहुत जरूरत है। बट कैसे लोगों चाहिए? उसमें भी लोगों का कंपटीशन बढ़ गया, ऑब्वियसली पॉपुलेशन अपना बहुत ज्यादा है, जॉब भी बहुत कम है, तो इसीलिए आपके पास ये होगा। तो सिंपल बात है, कंपटीशन में सप्लाई डिमांड जो फॉलो करेगा, और डिमांड जानोगे आप, प्रीवियस ईयर पेपर है आपके पास, कोचिंग में आपको कुछ मटेरियल मिलेगा, वो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें से आधी चीज़ें आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। आप कितना भी रैशनल एजुकेशन सिस्टम में जाके जाओ, आपको कुछ चीज़ें याद ही करनी। भाई 1950 में क्या हुआ, या 1650 में महाराणा प्रताप के टाइम पे क्या हुआ इवेंट, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे ना? ये केराडू टेम्पल है, किसने बनाया पता है आपको? याद करो, समझ लो। ये अब उसको थोड़ी तुम ऐसा लॉजिक तो कुछ याद नहीं है ना, कुछ चीजें ऐसे करनी पड़ेगी आपको। और दिन में ऐसा टाइम कर लो कि 3 ऐसे स्लो पेस वाला काम, एक में बहुत एक्टिव लर्निंग की, भाई 2 से 3 घंटे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, भाई सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ऐसे जो है फैक्चुअल चीजें वो याद करनी 2 से 3 घंटा। और बाकी ये 1 या 2 सब्जेक्ट आप दिन में रखो, मुझे लगता है कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहेगा, बोर भी नहीं होगे पूरे पढ़ाई में। और बाकी जो अब यहाँ मोटिवेशन तो आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, आज ओवरडोज हो गए ना, ओवरडोज की इतने, ये जो सही बात है, आप जैसे करते हो, मैं भी इस प्रोसेस से गया, किसी को सुन लिया, कोई टॉपर को सुन लिया, और मेरे साथ क्या होता था, जैसे नंबर अटेम्प्ट बढ़ते गए, कोई तीसरे अटेम्प्ट में आईएएस बना तो वो मेरा रोल मॉडल है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ है, 4th अटेम्प्ट में जो आईएएस बना है वो रोल मॉडल है। रोल मॉडल चेंज होते गए, मोटिवेशन के सोर्स चेंज होते, बट आपको खुद को अंदर से मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मैं आईएएस बना हूं आईआरएस के कारण,
जब मैं IRS सर्विस में था, ट्रेनिंग में था 2018-19 में, तब मुझे लगा कि यार मुझे और कुछ करने की इच्छा है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। मैं जिस काम के लिए प्राइवेट सेक्टर का जॉब छोड़ के आया था, तो मुझे लगता है कि ये इसमें मिल नहीं रहा है मुझे, ये मोटिवेशन बहुत काबू था। 2019 तक मुझे IAS बनना ही नहीं था बेसिकली। मैं कोई प्राइवेट कंपनी में उड़ीसा में जॉब करता था, वो छोड़ के मुझे महाराष्ट्र रहना था बेसिकली। देखो मेरा नसीब ऐसा है कि मैं प्रॉपर बन जा रहा हूँ आज। मैं छोड़ा था उड़ीसा महाराष्ट्र आने के लिए, महाराष्ट्र स्टेट सर्विस दिया, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, बट आदमी रुकता नहीं ना, तू चल किसी लिए हताश है, इस चक्कर में हम बहुत आगे निकल सके। फिर दिल्ली गया, दिल्ली में जाके IRS बना, मुझे लगा ठीक है, क्योंकि IRS के लिए महाराष्ट्र में बहुत पोस्टिंग है, मुंबई है, पुणे, बड़ी बड़ी सिटी है। बट फिर आदमी, पता ही आदमी तो पागल है, रुकता ही नहीं है, दिल मांगे मोर टाइप। फिर अटेम्प्ट दिया, फिर कहाँ आया, राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ आया, और बाड़मेर में भी कहाँ, सेडवा गडरा। समझ लो मैं तो इंडिया उस कोने से इस कोने तक, बट क्यों यहाँ क्यों रह पाया, या फिर काम करने का मजा कैसे आया? क्योंकि मुझे लगता है इस काम के लिए मैं आया था। मुझे लगता है मुझे बोलने की बहुत आदत है पहले से ही, लोगों में रहना अच्छा लगता है भाई। आधे प्रॉब्लम मुझे समझ में भी नहीं आते थे, आधे प्रॉब्लम में सॉल्व भी नहीं कर पाए, कुछ भी रीजन हो सकते, कुछ लीगल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, कुछ भी रीजन हो सकते थे, बट काम करने का मजा आता है। जब तक आपको जो हुआ है ना, मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत आपका खुद नहीं होना, तब तक भाई आपके माँ बाप से ज्यादा प्रेरणा कोई दे नहीं सकता आपको, है ना? उनसे ज्यादा कोई प्रेरणा नहीं दे सकता। मुझे लगता है उनको मेहनत करते हुए देखा, और वो आपके लिए, भाई बाड़मेर भी रहना, आप कोई चौटम बिटोन से आता होगा, 50-60 किलोमीटर यहाँ आते हो आप, या डेली आते हो या यहाँ रुकते होगे, 2-4 हज़ार रुपये तो खर्चा लगता ही होगा, कितना भी सस्ता हो। तो वो मेहनत करके आपको दे रहा है। मुझे पता है यहाँ कितनी इनकम है लोगों की, बहुत कम इनकम है। मैंने SHGs की महिला के साथ काम किया, दिन में 60 रुपये भी नहीं मिलते आपके यहाँ, 100 भी बड़ी रकम लगती है मुझे, समझ लो। तो इस मेहनत के बाद आपके आसपास ही इतना मोटिवेशन है। मुझे नहीं लगता कि हम बाहर से आए, जयपुर से आए, आपको कोई अंग्रेजी में भाषण, कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी। आपके आसपास, मेरा कहना कि यहाँ जिंदा रहना है, मोटिवेशन क्यों बोल रहा हूँ कि आपके आसपास आप देखो कितने प्रॉब्लम है, आप उसके बाद भी लोग जिंदा है, और उसके बाद भी लोग आगे बढ़ रहे। आपके यहाँ से बड़े बड़े हर फील्ड में, पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर फील्ड में यहाँ से बहुत लोग चयनित हुए। तो आपके लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जैसे इनका भाषण आपको बहुत अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि इनका स्ट्रगल आप बहुत रिलेट कर पाते हो, आपके आसपास हुए, आप भी उसमें देखते हो ना खुद को। तो देखो आसपास के लोगों को देखो, उनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको। बाकी पढ़ाई क्या करनी, मैंने बताया क्या फ़ायदा आपको, आसपास ही मिलेगा। यहाँ से जयपुर जाओगे, 8-9 घंटे की ट्रेन लेनी है या बस लेनी है, फिर 2-3 साल, मुझे नहीं लगता इतने पैसे अपने पास है, आपका खाना ही खाओगे, आपके आसपास रहोगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इनके लिए एक बार बधाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव पूरे बाड़मेर में, और सही में शिक्षा क्षेत्र में ये क्रांति लाएगा। और सर मैं आपको आज ही प्रॉमिस करता हूँ, आपका IAS बैच सक्सेसफुल, हम IAS बैच आपके लिए लॉन्च करेंगे, यहाँ से अपने IAS बनाएंगे। क्यों नहीं बना सकते? मेरा कहना है कि ये पूरा डेमोक्रेटाइज होना चाहिए पूरा प्रोसेस ना। हम भाई, हमारे चौठन गडरा के लोगों ने कोई पाप नहीं किया, हम बस ज्योग्राफी के लिए यहाँ जन्म लिया है, तो हम लोग यहाँ में IAS बनाएंगे। ये पॉजिटिवली सोचो, हम ज्योग्राफी के लिए क्या गलत है? बस यहाँ में जो है डेजर्ट में है, तो भाई डेजर्ट से निकलेंगे IAS RAS, हर साल निकलने चाहिए, ठीक है? और इसके लिए हम लोग मेंटर, सपोर्ट, क्या भी बोल सकते, कुछ भी करने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच मुझे ये चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। IAS निवृत्ति सर ने बहुत सीधे और सरल शब्दों में, मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को इतना मोटिवेट कर दिया है कि आज रात को कोई सोएगा नहीं, RS की पढ़ाई करेगा। थैंक यू सो मच सर। सर ने बिल्कुल सही कहा है कि लाइफ में चीज़ें खुद से होनी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि मेरी सफलता में, चाहे वो नेवी हो या BSF हो या RS हो, तीनों ही मैंने प्रथम प्रयास में ही क्लियर किए थे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं 3 चीज़ों को मानता हूँ। क्योंकि गांव की सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा था, गांव की सरकारी स्कूल में मेरी जो है 10th तक की शिक्षा हुई थी, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड वही कॉन्वेंट वाला रहा था। और जब मैं नेवी में था तो मुझे हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती थी, और समय के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है, मैं 3 चीज़ों को मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये 3 सूत्र आप यहाँ से लेके जाए। पहला सूत्र है सेल्फ स्टडी का। चाहे कोई भी कोचिंग हो, कोई भी संस्था हो, कितना भी अच्छा फैकल्टी हो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ें आप आत्मसात नहीं कर पाओगे, तब तक आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके नहीं आ पाओगे। उसके बाद
जो आज के समय में मुझे लगता है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। पेरेंट्स देख रहे हैं, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, भाई देख रहा है, टीचर देख रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ाई से कोई आपका बहुत भला नहीं होने वाला है। खुद से आपको जो है अनुशासित होना चाहिए। आज सबके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में हम सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, तो आप कितने घंटे चलाते हो या पढ़ाई की आड़ में आप किस तरीके से घर वालों को बरगलाते हो, ये चीज़ जो है वो खुद के अनुशासन से ही हो सकती है कि मुझे स्मार्टफोन कितना यूज़ करना है, मुझे सोशल मीडिया कितना यूज़ करना है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मुझे सुबह कितने बजे उठना है। ये जो सब चीज़ें हैं वो खुद के अनुशासन से ही संभव है। और तीसरी चीज़, नो डाउट पवन जी, निवृत्ति सर बहुत शानदार तरीके से आपको मोटिवेट किया है। इतना अच्छा मोटिवेट कर दिया कि कुछ लोग तो अभी से प्लान कर लिया उन्होंने कि आरएस बन के ही मानेंगे। लेकिन ये जो जैसे पवन जी ने बताया ना, ये मसान वैराग्य है, शमशान वाला वैराग्य है। जब शमशान में जाते हैं किसी की डेड बॉडी के साथ तो लगता है यार ये जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है, ये छोड़ देंगे, वो कर देंगे, और 2 दिन के बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो खुद से मोटिवेटेड होना, आत्मा प्रेरित होना बहुत आवश्यक है। तो ये 3 सूत्र आप जरूर यहाँ से लेके जाइए।